हेलो विद्यार्थीगण, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिंदी सत्र में यूनिक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सारे विद्यार्थियों का मैं रवि हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखिए, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की जो प्रीवियस ईयर्स की जो क्वेश्चन होती है, यह इस बात की ओर हमें इशारा करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि बोर्ड जो है किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है, बोर्ड के प्रश्न पूछने की मानक और स्टैंडर्ड क्या है, कौन कौन से विषय वस्तु से प्रश्न उठाया जा रहा है। तो आइए, मैं जिस प्रश्न की चर्चा करने जा रहा हूं वह है बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की 5 तारीख चौथे महीना की 2024 का सवाल। तो 2024 अप्रैल 5 अप्रैल 2024 का यह सवाल है। इसमें प्रथम सवाल जो हिंदी से पूछ रहा है माय डियर, वह यह है कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। अर्थात प्रथम जो प्रश्न यहां पूछा है, यह जो है संधि से प्रश्न पूछा है। तो हमें पता है कि जब दो वर्णों के संयोग या मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार हैं, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, यण्य स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। तो आइए देवेंद्र का यहां हम लोग सही संधि विच्छेद निकालें। यहां संधि विच्छेद करने के लिए बोल रहा है, तो माय डियर, देव जोड़ इंद्र बराबर हो जाएगा देवेंद्र। देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र। तो अब देखिए ऑप्शन में ये कहां है, देवे जोड़ इंद्र। देवे कोई शब्द नहीं है माय डियर, देवा जोड़ इंद्र नहीं होगा, दे कोई शब्द नहीं होगा, है ना। इसलिए देव जोड़ इंद्र दोनों ही सार्थक शब्द है ना। देव का अंतिम प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ है और ई है, ये दोनों मिल करके ए का निर्माण कर रहा है, अ जोड़ ई बराबर ए। तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। देवेंद्र का सही संधि विच्छेद आपका ऑप्शन 3 सी नंबर ऑप्शन हो रहा है, सी नंबर विकल्प हो रहा है। दूसरा यदि प्रश्न देखते हैं तो प्रश्न करा कि शताब्दी शब्द उदाहरण है किस चीज का। शताब्दी मतलब 100 सालों का समूह, उसी को बोलते हैं शताब्दी। तो 100 सालों का समूह, यहां क्या है, शब्दों का विकार उत्पन्न हो रहा है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न हो रहा है। वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं संधि। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर विकार उत्पन्न हो तो उसको बोलते हैं माय डियर समस्त पद या समास। तो कह रहा है कि यहां पे समास का उदाहरण है शताब्दी। अब पूछ रहा है कि कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच और या अथवा का भाव होता है, इसलिए यह द्वंद्व समास नहीं होगा। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच कारक के विभक्ति चिन्ह छुपे हुए होते हैं, अतः यह हमारा तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। शताब्दी 100 सालों का समूह, इसमें कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं है, अथवा या का भी भाव नहीं है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का भाव होता है, इसलिए यहां पे कोई शताब्दी में कोई विशेषण और विशेष नहीं है, कर्मधारय में नहीं होगा। तो ये हो गया द्विगु समास का उदाहरण है। मतलब वैसा समासिक पद जिसके प्रथम पद संख्या सूचक हैं। शताब्दी 100 सालों का समूह, प्रथम पद क्या है, 100। तो प्रथम पद जो है यहां संख्या सूचक, संख्या बोधक है, यह द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं, तिरंगा में कौन सा समास है। तिरंगा, यहां भी फिर वही आ गया माय डियर, 3 रंगों का समूह, 3 रंग वाला, फिर 3 शब्द, प्रथम पद जो है क्या है, संख्या सूचक है, इसलिए द्विगु समास का उदाहरण है। तत्पुरुष में बता चुके हैं अभी, कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। अव्ययी भाव समास, वैसा समस्त पद या समासिक शब्द जिसके प्रथम पद अव्यय हो, मतलब जो संज्ञा सर्वनाम के हिसाब से बदलता नहीं हो, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा स्थान, यथा भक्ति, यथा शक्ति। इसमें यथा जो शब्द है, यथा का मतलब होता है के अनुसार, यह जो है से अव्यय है, मतलब किसी के हिसाब से संज्ञा सर्वनाम से इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो ऐसे समासिक पद को अव्ययी भाव समास कहते हैं। द्वंद्व आप जानते हैं, जब 2 समासिक पदों के बीच
और या अथवा का भाव हो तो द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे लोटा डोरी, राजा रानी, हानि लाभ, लाभालाभ, तो ये द्वंद्व समास। तो यहां पे द्विगु समास का ये उदाहरण है। चौथे प्रश्न को यदि देखें माय डियर, तो ये गद्यांश है, एक छोटी सी कहानी का रूप है, लेख का रूप है, जिसे पढ़ करके हमें अर्थ समझ करके और उसका आंसर देना है। प्रहरी का अर्थ क्या होता है? तो प्रहरी का मतलब होता है माय डियर रखवाला, ध्यान देने वाला, किसी चीज की सुरक्षा करने वाला, पहरेदार, पहरेदारी करने वाला। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, मतलब उत्तर में भारत का हिमालय जो है रक्षक है, जो भिन्न भिन्न प्रकार से हमारी भारत की रक्षा करता है, बाह्य आक्रमणों से भी, और पछुआ जो क्या है हवा है, ठंडी सर्द हवा है, उससे भी हमारा रक्षा करता है। तो प्रहरी का मतलब होता है द्वारपाल, प्रहरी का मतलब होता है चौकीदार, प्रहरी का मतलब होता है पहरेदार, तीनों होता है। अतः ऐसे स्थिति में हमारा जो जवाब हो जाएगा माय डियर, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, ये जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें तो एक अंग्रेजी का शब्द है एडमिसिबल, के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है? तो एडमिसिबल शब्द का हिंदी क्या है? तो देखिए एडमिट, एडमिट से ही बना है एडमिसिबल। यहां जो मेन शब्द है माय डियर ADMIT, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, मान लेना, इसी से बना है एडमिसिबल, मतलब किसी चीज की स्वीकारोक्ति, स्वीकारोक्ति, स्वीकार्य। एडमिसिबल का हिंदी होगा स्वीकार्य। कार्यकारी का मतलब होता है जैसे वर्किंग कमिटी है ना, कार्यकारी कमिटी, तो कार्यकारी का अंग्रेजी होता है वर्किंग। प्राप्ति जिसको बोलते हैं रिसिप्ट, हम रिसिप्ट ले लिए हैं, मतलब प्राप्ति रसीद ले लिए हैं, तो इसका अंग्रेजी होता है रिसिप्ट। काम रोकना का होता है माय डियर एडजॉर्न कर देना या पोस्टपोन कर देना, रोक देना। तो यहां पे एडमिसिबल का सही हिंदी अर्थ हो जाएगा स्वीकार्य। नेक्स्ट है माय डियर असेट्स। एसेट्स का मतलब होता है परिसंपत्ति, एसेट्स का मतलब होता है परिसंपत्ति। निर्धारित का मतलब होता है जो पहले से ही शेड्यूल्ड किया हुआ हो, शेड्यूल्ड जिसकी बनाई हुई हो, निर्धारित, शेड्यूल्ड, तो शेड्यूल्ड नहीं होगा। अनुमति मतलब होता है, अनुमति का होता है माय डियर अप्रूवल, अप्रूवल इसका अंग्रेजी होगा, मतलब जो अप्रूव्ड किया हुआ है, अनुमति दिया हुआ हो, तो अप्रूवल नहीं, यहां अप्रूवल अनुमति नहीं होगा एसेट्स का। और ऑथेंटिक, जेन्युइन चीज, ऑथेंटिक चीज, ऑथेंटिक जो शब्द है उसका हिंदी होता है ये प्रमाणिक। तो एसेट्स का हिंदी हो गया परिसंपत्ति। आगे देखें, सीता किताब पढ़ती है, वाक्य के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? सीता, देखिए सीता और किताब पढ़ती है, ये दो पार्ट है वाक्य में, दो वाक्य के दो खंड होते हैं, दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो कर्ता जो होता है उसको उद्देश्य कहते हैं, और कर्ता को छोड़कर के जो कुछ भी होते हैं वो विधेय के अंतर्गत आते हैं। तो सीता उद्देश्य है, किताब पढ़ती है विधेय है। तो सीता उद्देश्य है, ये सही है। सीता विधेय है, नहीं। पढ़ती है उद्देश्य नहीं है, विधेय है। किताब उद्देश्य नहीं माय डियर। तो इस वाक्य के विकल्प के हिसाब से सही ऑप्शन है 1 नंबर, जो हमें पूछ रहा है, यहां पे जवाब होगा 1। अगला चलें, पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? थोड़ा सा आप लोग देख लें, मैं आपको तुरंत बताता हूं। पद क्रम के हिसाब से कौन सा वाक्य शुद्ध है ना? तो कह रहा है कि पद क्रम मतलब जो वाक्य में जो शब्द अप्लाइड हैं, इसका सीक्वेंस कौन का सही है? देखिए, यह असली गाय का दूध है, तो दूध जैसे ही हुआ तो गाय असली और नकली नहीं होता है। यहां असली जो शब्द लिखा हुआ है माय डियर, ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, इसकी सीक्वेंस सही नहीं है। होना चाहिए यह गाय का असली दूध है, दूध असली है, गाय असली और नकली नहीं होगा। पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये वाक्य का जो पद क्रम, इसमें जो शब्द लिखा हुआ शब्द का क्रम सही है। आगे है, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। ए माय डियर, खरगोश को ही काट देंगे तो वो गाजर खाएगा? नहीं खाएगा। यहां लिखना होगा कि खरगोश को
गाजर काट कर खिलाऊं, ये काट कर जो शब्द है गाजर के बाद लिखना होगा, तब इस वाक्य का पदक्रम सही होगा। इसलिए ये भी गलत है वाक्य और ये भी गलत है। शुद्ध वाक्य 2 नंबर है। तीसरा देखें, अपने प्रदेश से, ए बाबू जो प्रदेश हो गया वो अपने होगा? नहीं होगा। अपने और प्रदेश दोनों कैसे होगा? यहां लिखना होगा कि प्रदेश से आए अपने मित्र को पत्र लिखो। अपना कौन होगा? मित्र अपना होगा, प्रदेश अपना नहीं होगा। तो यहां इस वाक्य में भी अपना शब्द जो है गलत जगह पे उपयुक्त है, मित्र के पहले होना चाहिए। तो यह भी वाक्य अशुद्ध है। सही वाक्य हमारा क्या हो गया? बी नंबर हो गया। आगे यदि देखें तो कह रहा है कि काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ये एक लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि अरे महा ही घटिया आदमी है, काम काज इसको कुछ नहीं है, काम तो करता नहीं है, लेकिन भोजन इसको भर नरेटी चाहिए। ऐसा भी लोग बोलता है ना? मतलब अपने तो कुछ करना नहीं है, जो कोई भी घर के परिवार यदि कुछ कमा रहा है, धमा रहा है, कहीं से कुछ यदि उपार्जित कर रहा है, अर्जन कर रहा है, तो उसमें भोजन में पीछे नहीं हटता है। तो इसी को कहते हैं कि जो दूसरे पे आलंबित हो, जो दूसरे पर पूरा जो है मटरगश्ती कर रहा है। तो खूब काम करना नहीं माय डियर, कम खाना नहीं। तो पहले ही लिखल है कि दुश्मन अनाज का है, माने पूरा खाता है। काम का न काज का, माने काम नहीं करना है, कामकाजी व्यक्ति नहीं हो सकता है। मतलब दूसरों पर बोझ बन करके रहना, अपने काम करना नहीं, दूसरा कोई काम करके यदि कुछ हासिल कर रहा है तो उसमें पूरा जो है सो उसका सुख भोगना, मतलब दूसरों पर बोझ बनकर रहना। आगे है माय डियर 10वां प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है हमको देखना है। विनय का दम घुट रहा है, यह वाक्य शुद्ध है, हमें खोजना है अशुद्ध है। तो यह वाक्य का ये ऑप्शन जो है, इस प्रश्न का ये 1 नंबर ऑप्शन हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें अशुद्ध वाक्य खोजना है और ये वाक्य शुद्ध है, इसलिए ये जवाब नहीं होगा। रानी पर कोई रंग न पड़ा, न नहीं होगा, नहीं पड़ा, यहां नहीं होना चाहिए। तो ये वाक्य क्या है माय डियर? अशुद्ध है, इसलिए यही हमारा सही जवाब होगा। यही जवाब होगा। आतंकियों ने हथियार डाल दिया, ये वाक्य सही है, इसलिए जवाब नहीं होगा। रवि अपना दोष दूसरों पर मढ़ता है, यह भी वाक्य शुद्ध है, इसलिए ये आंसर नहीं बनेगा। तो ए बी सी आंसर नहीं बनेगा, आंसर जो बनेगा डी नंबर बनेगा। आगे है माय डियर, अयोध्या के राजा दशरथ, क्या अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इनमें से कौन सा पदबंध है? अयोध्या के राजा दशरथ, तो अयोध्या संज्ञा है, राजा संज्ञा है, दशरथ संज्ञा है, तो संज्ञा पदों का समूह है, संज्ञा शब्दों का समूह। तो संज्ञा शब्दों का समूह हो गया तो वो क्या हो जाएगा माय डियर? संज्ञा पदबंध हो गया। क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध और विशेषण पदबंध नहीं होगा, संज्ञा पदबंध हो गया। संज्ञा शब्दों का समूह संज्ञा पदबंध, क्रिया शब्दों का समूह क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदों का समूह सर्वनाम पदबंध। आइए, निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण कौन है? भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो तो वो कर्तृवाच्य, कर्म के हिसाब से वाक्य का क्रिया बदले या चेंज हो, काम करे, तो कर्मवाच्य। और जहां कर्ता और कर्म से क्रिया का कोई लेना देना नहीं हो, वाक्य में भाव की प्रधानता है, तो वो भाववाच्य का उदाहरण मानते हैं। तो यहां देखना है कि भाववाच्य कौन है। सीता नाचती है, नाचने का काम कौन कर रहा है? सीता। तो नाचना यहां जो क्रिया है वो सीता पर डिपेंडेंट है, यह कर्तृवाच्य है। मैं पत्र लिखता हूं, लिख रहा है कौन? मैं। तो मैं पर लिखना यहां डिपेंडेंट है, तो यह भी कर्तृवाच्य का उदाहरण है। लड़का खाता है, खाता कौन है? लड़का। तो यहां खाने का काम लड़का से हो रहा है, लड़का के द्वारा हो रहा है, तो यहां भी हमारा वाक्य के मूल में कर्ता है। तो ये तीनों कर्तृवाच्य का उदाहरण है। हमें भाववाच्य का उदाहरण चाहिए, तो हमारे पास एक ऑप्शन है सी नंबर, यही हमारा ऑप्शन बनेगा। थोड़ी देर सो लिया जाए, यहां कर्ता और कर्म का कोई लता पता ही नहीं है। थोड़ी देर सो लिया जाए, कौन, किसको कहा जा रहा है? कौन कह रहा है? कोई लता पता नहीं है, न कर्ता न कर्म, भाव प्रधान है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहां 4 वाक्य है, इसमें देखना है कि शुद्ध कौन है। हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है।
कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया, स्थलों नहीं होता है माय डियर, कुछ स्थानों में, कुछ जगहों में ऐसा कहा गया है, कुछ स्थानों में ऐसा कहा गया है, स्थलों नहीं। यह किताब का क्या मूल है? यह किताब नहीं होगा, इस किताब का या उस किताब का क्या मूल है? आपका सब काम गलत होता है, नहीं, आपका सब काम गलत है, होता शब्द नहीं होगा। तो ये तीनों वाक्य माय डियर क्या है? गलत है। बी, सी और डी। सही वाक्य जो है 1 नंबर है। हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है। ये 13 नंबर का जो सही विकल्प होगा 1 नंबर होगा, ए आपका सही ऑप्शन होगा। आइए, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है कौन? तो शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 3 भेद, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो देखिए, स्वर, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये क्या है? वर्ण के भेद हैं, ये नहीं होगा। व्यंजन और स्वर वर्ण के 2 भेद हैं। यहां शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत कौन आएगा? व्यंजना आएगा। जवाब आपका क्या होगा माय डियर? सी होगा। आगे चलें तो नगर सेठ को देखकर, नगर का जो सेठ है, नगर का जो पैसा वाला व्यक्ति है, उसको देख करके विजय नाम का एक व्यक्ति ने कहा है कि देखो, नगर का दरिद्र व्यक्ति आ रहे हैं। मतलब क्या कर रहा है? कुढ़ा रहा है, चिढ़ा रहा है, मजाक कर रहा है, हंसी का पात्र बना रहा है, व्यंग कर रहा है। तो व्यंग का भाव, जैसे ही वाक्य में, वाक्य के भावों में व्यंगात्मक भाव हो, व्यंग का भाव हो, तब उसमें जो उस वाक्य के शब्दों से जो शक्ति, जो भाव निकलती है, वो व्यंजना शक्ति कहलाती है। तो क्या ये छंद है? नहीं। लक्षणा शक्ति है? नहीं माय डियर। अभिधा है? नहीं माय डियर। क्या है? व्यंजना। आप कहिएगा अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है और व्यंजना क्या है? तो जब वाक्य में शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में हो, तब तो उसको वाक्य से जो भाव निकलेगा वो अभिधा शक्ति के अंतर्गत आएगा। जब वाक्य में वैसा शब्द, जिस शब्द का सामान्य अर्थ से हट करके कुछ विशेष प्रयोजन के लिए उस शब्द को सेट किया गया है और उस शब्द का कुछ विशेष अर्थ निकल रहा है, तो वो लक्षणा कहलाएगा। लेकिन जब वाक्य में शब्द का प्रयोग किया जाए और उस शब्द का प्रयोग हास्य के लिए, विनोद के लिए, मजाक के लिए, व्यंग के लिए, या अलग अलग काल परिस्थितियों में या अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग अर्थ में हो, तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति परिलक्षित होती है। आशा करते हैं कि आपको शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रस्तुत जरूर करेंगे, राय जरूर देंगे। आगे देखिए, एक प्रश्न कह रहा है माय डियर, अलंकार से है कि राम के समान शंभु। शंभु किनके समान हैं? किनसे हैं? किनसा हैं? राम सा शंभु, राम के समान शंभु। शंभु सम राम। माय डियर, बताया था कि जब सम, सा के समान या सी से 2 व्यक्ति वस्तु की तुलना या समानता दिखाया जाए, तो वैसे काव्य के भाव को, वैसे काव्य के अलंकरण को उपमा अलंकार कहते हैं। जब 2 व्यक्ति वस्तु में किसी एक व्यक्ति वस्तु को दूसरे पर प्रत्यक्ष तौर पे आरोपित कर दिया जाए, ऐसा आरोपित कर दिया जाए कि दोनों में कोई भेद न हो, अंतर नहीं हो, तब रूपक अलंकार कहते हैं। जब किसी एक शब्द का प्रयोग किसी काव्य धारा, काव्य पंक्ति में हो और उस एक पद का, एक शब्द का अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग व्यक्ति वस्तु के लिए अलग अलग अर्थ निकले, तब श्लेष अलंकार होता है। जब किसी एक शब्द का प्रयोग काव्य के पंक्तियों में एक से अधिक बार हो और जितना बार वो शब्द आए उतना बार वो अलग अलग अर्थ दे, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। यहां पे 2 व्यक्ति वस्तु के बीच में सा, सम या के समान शब्द को रख करके तुलना किया जा रहा है, समानता दिखाया जा रहा है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है माय डियर, निम्न में से रूपक अलंकार छाटिए। इसमें रूपक अलंकार कौन है? तो वैसे वाक्य में शब्दों के बीच वैसी शक्ति
जिसमें डायरेक्ट तौर पे एक व्यक्ति वस्तु को दूसरे व्यक्ति वस्तु पे डायरेक्ट कह दिया जाए तो उसको हम सब क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। जैसे देखेंगे, डाल डाल अली पीक के गायन की बधा समा, ये हमारा रूपक अलंकार नहीं है। नभ मंडल छाया मरुस्थल सा आ गया, सी आ गया, तो यहां पे भी हमारा क्या है, उपमा अलंकार है, रूपक नहीं है। जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो, यहां भी हमारा जैसे के जैसे, तो ये भी हमारा रूपक अलंकार नहीं है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए, मन को क्या कहा जा रहा है, सरोज कहा जा रहा है, कमल कहा जा रहा है। मन सरोज बढ़ा जाए, मन क्या है, सरोज है, मन क्या है, कमल है। मन को हम डायरेक्ट क्या कह रहे हैं, कमल कह रहे हैं। मन को जब हम कमल कह दिए तब इन दोनों के बीच में कोई भेद नहीं रहा, कोई अंतर नहीं रहा, एकदम प्रत्यक्ष समानता है, प्रत्यक्ष तुलना है, तो यहां पे रूपक अलंकार है, डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है माय डियर वो है, सोहो सुमिरत नाम सुधारस। सुमिरत नाम सुधारस माने भगवत नाम जो है, ईश्वर का, इष्ट का जो नाम है वह क्या है, अमृत है, अमृत के समान है। भगवत नाम को अमृत कहा गया है। देखिए यहां रूपक का योजक चिन्ह लगा हुआ है, यहां भी भगवत नाम को डायरेक्ट तौर पे अमृत कहा गया। भगवत नाम जो है वो क्या है, तो अमृत है, प्रत्यक्ष तुलना है, दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है। मतलब भगवत नाम जो है बिल्कुल अमृत है, उसमें कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो यहां पे ये हो गया। और देखिए स देख रहे हैं ना, फिर प व्यंजन वर्ण का रिपीटेशन है और स व्यंजन वर्ण की बारंबारता है। तो जब काव्य धारा में, काव्य की पंक्तियों में किसी व्यंजन वर्णों का बार बार प्रयोग हो तब उसको हम क्या कहते हैं माय डियर, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इस काव्य की पंक्ति में अनुप्रास अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है। ऐसे स्थिति में इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा, जो सही आंसर होगा माय डियर, वो क्या होगा वो देख लीजिए। तो वो हो जाएगा आपका दो विकल्प सही है, दो विकल्प सही है। यहां पे दोनों अनुप्रास और रूपक दोनों है। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक नहीं है माय डियर। यमक कोई दो शब्द नहीं है और दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, तो ये भी नहीं। कोई एक शब्द का अलग अलग अर्थ नहीं है, तो श्लेष भी नहीं है। यहां पे क्या है माय डियर, उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न को यदि देखें तो शब्द में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शब्द में एक तरफ सन्नाटा है और दूसरा तरफ कुछ बोले हैं, तो सन्नाटा होगा तो बोल नहीं सकता है, बोलेगा तो उसको सन्नाटा नहीं कहेंगे। तो दो शब्द है और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टा है, तो यहां पे क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। जब शब्दों के बीच में आपसी क्या है, कंट्राडिक्शन है, विरोध हो जाए एक दूसरे से, तब वहां पे विरोधाभास अलंकार। यमक बहुत बार चर्चा, रूपक और श्लेष, इन चीजों का बहुत बार मैं अभी प्रश्नों के बीच में आप लोग को बता चुका हूं। तो शब्दों के बीच में जब एक दूसरे के साथ विरोध दिखाया जाए, कंट्राडिक्शन दिखाया जाए, एक दूसरे के बीच में अपोजिशन दिखाया जाए, तो उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। चंचल शब्द में एक चंग अनुस्वार लगाया हुआ है, तो अनुस्वार जो होता है माय डियर वो क्या होता है, गुरु वर्ण होता है। चंग वर्ण में कौन सी मात्रा होती है, तो कौन मात्रा होगी, गुरु होगी कि लघु होगी, तो चंग होगा, वो गुरु वर्ण होगा, गुरु मात्रा होगी। लघु और गुरु नहीं, लघु नहीं, प्लूत नहीं, गुरु है। किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, तो माय डियर मालिनी जो है हमारा 15 वर्णिक छंद होता है, 15 वर्ण वाला छंद होता है मालिनी। मंदाक्रांता जो होता है माय डियर 17 वर्ण का छंद होता है। सवैया जो होता है माय डियर यह हमारा 22 से 26 वर्ण का छंद होता है। इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा जो होता है माय डियर 11 वर्ण का छंद होता है। याद रखना है, मालिनी 15 वर्ण वाला छंद है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में कितने काव्य गुणों को
स्वीकार किया है। कौन? आचार्य विश्वनाथ। ध्यान दीजिएगा, तो आचार्य विश्वनाथ का एक प्रसिद्ध रचना है साहित्य दर्पण। इसमें उन्होंने काव्य गुणों की चर्चा की है। तो आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण नामक रचना में, पुस्तक में 3 गो काव्य गुण बताए हैं। कौन कौन? तो प्रसाद गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। काव्य में 3 गुण होता है। जब कोई काव्य का भाव सामान्य हो तब उस काव्य का जो गुण होगा वो प्रसाद गुण होगा। जब किसी काव्य में वीरता, वीर, धैर्य, पराक्रम की चर्चा हो, उस तरह का भाव आए तो ओज गुण होगा। साहस की चर्चा हो तब ओज गुण होगा। जब किसी काव्य से, लेखनी से, जब किसी लेखनी या काव्य में किसी व्यक्ति वस्तु की सौंदर्य, शालीनता, कोमलता, लालित्य, प्यार, स्नेह, मोहब्बत का भाव हो तो वहां पे जो उस काव्य का जो गुण होगा माधुर्य गुण होगा। तो आचार्य विश्वनाथ साहब ने साहित्य दर्पण में 3 गुण प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण की चर्चा किए हैं। आइए अंतिम प्रश्न जो है वह है माय डियर कि प्रसिद्ध ग्रंथ रस मीमांसा के रचयिता कौन हैं? तो रस मीमांसा के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और अभी अभी हम लोग देखें कि आचार्य विश्वनाथ का जो एक बहुत प्रसिद्ध कृति है, रचना है, वह क्या है? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण। और आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र के, नाट्य शास्त्र भी बहुत प्रसिद्ध कृति है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। और आचार्य भिखारी दास की एक प्रसिद्ध रचना है, यह है काव्य, काव्य निर्णय, काव्य निर्णय। और आचार्य विश्वनाथ का भी हम लोग देखें ही क्या चीज, आचार्य विश्वनाथ की एक प्रसिद्ध रचना है साहित्य दर्पण। इसी में उन्होंने काव्य के 3 गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण की चर्चा किए हैं। और रस मीमांसा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। तो आइए आज के ये अंतिम प्रश्न इस हिंदी सत्र के थे। यदि इसी प्रकार का विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज में आप सम्मिलित होना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने आप को जांचना परखना चाहते हैं, अपने आप को बूस्टअप करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस यूनिक प्लेटफॉर्म के यूनिक टेस्ट पास को ले सकते हैं 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर के लिए। और आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, डीएलएड, आईटीआई, पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लेकर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहां से आप यूनिक का टेस्ट पास ले सकते हैं। विशेष यदि कोई कार्यवाही में आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 8434897582 वाली इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सारे विद्यार्थी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस सत्र का समापन की घोषणा करते हैं। धन्यवाद।